ठीक है, अभी क्या पढ़ लिया था हमने कल? हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। पहली प्रॉपर्टी लिखे, लिखे लिखे जल्दी, सबने लिखी है यहाँ पे? लिखी है तुमने? तुम लिखी है? तुमने लिखी है? तुम लिखी है? नहीं लिखी? तुम लिखी है? तूने भी लिखी है? अच्छा, तेरी कॉपी ली थी मैंने। गगन तूने भी लिखी है? लिखो फिर, पहली प्रॉपर्टी लिखो, जल्दी जल्दी लिखना। तुमने क्यों लिखी है? तुमने लिखाई है ना तुमने, जल्दी लिखो पहली प्रॉपर्टीज। EM waves, EM waves are produced by EM waves are produced by oscillating charge or accelerated charge. EM waves are produced by accelerated or oscillating charge. ब्रैकेट में लिख देना do not produced by rest charge. ब्रैकेट में लिख देना do not produced by rest charge. EM waves are produced by oscillating or accelerated charge. Do not produced by rest charge. Second लिखें, they do not require medium to travel. EM waves, EM waves, EM waves do not require, EM waves do not require any medium to travel. EM waves do not require any medium to travel. Hence, they can travel in vacuum. 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 अच्छा सुन लो, बोला गया था कि वैक्यूम है ही नहीं है। जो देखो होता क्या है कि सन से हमारे अर्थ तक क्या आ रही है, वेव्स आ रही हैं, तो बीच में बहुत सारा वैक्यूम है। कैसा है? पर रेस तो तब भी आ रही है ना, इसका मतलब उनको मीडियम की जरूरत ही नहीं आने की। बट ऐसी थ्योरी देगी कि कोई एक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, बहुत पतला है, ट्रांसपेरेंट है, थिन है, कैसा है? इलास्टिक है, तो वो दिखता ही नहीं आज दिन तक। पर ये थ्योरी फेल हो गई। क्या हो गई? पर लोग आज भी इसको, कुछ लोग मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात, डिबेटेबल टॉपिक है। बट हम क्या लेके चलेंगे कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर इस कमरे में से मैं हवा निकाल लूं तो दिखाई देगा, सुनाई देगा? सुनाई क्यों दिखाई देगा? क्योंकि विजिबल जो रीजन है, जो ये लाइट है विजिबल वाली, ये ईएम वेव है। कैसी है बेटा? ईएम वेव। क्लियर है? नेक्स्ट लिखे, दो हो गए, तीसरा लिखे जल्दी। ईएम वेव्स, ईएम वेव्स can travel with the speed of, EM waves can travel with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum. ब्रैकेट में इन वैक्यूम जरूर लिखना, अगर नहीं लिखा तुम लोगों ने फिर भी लिखना, दिखाया है मैंने आपको इन वैक्यूम। ठीक है। EM waves can travel with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum. अगर वैक्यूम नहीं हो, कोई मीडियम आ जाए तो स्पीड घट जाती है। क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। आपने रिफ्लेक्शन वगैरह में सब पढ़ा होगा, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन में। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखो। These waves are in the form of, these waves are in the form of, these waves are in the form of sinusoidal functions, sinusoidal functions। यानी ये देखो ऐसे, E is equal to E naught sin omega t minus kx और B is equal to B naught sin omega t minus kx प्लस भी हो सकता है। ये जो x है ये डिफाइन करता है कि आपकी वेव की जो वेव जा रही है वो किस साइड जा रही है। अगर यहाँ पे x लिखा हो तो इसका मतलब वेव कहाँ जा रही है आपकी? x में जा रही है। किस में जा रही है? बट वो डिपेंड करता है, अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो वेव पॉजिटिव x में जाती है। किसमें जाती है? और दोनों माइनस की हो दोनों प्लस की हो तो वेव माइनस x में जाएगी। किसमें जाएगी? ये 11th में पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ, द रेशियो ऑफ, चार लिखा दिया ना मैंने, फिफ्थ, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, the ratio of amplitude of, the ratio of amplitude of electric field and magnetic field, the ratio of amplitude of electric field and magnetic field gives the speed of light, gives the speed of light। यानी E naught upon B naught is equal to C, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, सिक्स लिखो, सिक्स लिखो। The direction of EM waves, the direction of EM wave, the direction of
EM wave is given by E cross B. The direction of EM wave is given by E cross B. The direction of EM wave is given by E cross B. यानी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? तो थंब रूल मतलब दे दे E से B जा, थंब कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब वेव कहां जा रही है हमारी, इस डायरेक्शन। क्या फील आया तेरे को? पक्का। अगर मैं E और B चेंज कर दूं तो x में नहीं जाएगी, फिर माइनस x में जाएगी। किसमें जाएगी? क्लियर है? कितने हो गए? 6। साथ लिखो, साथ लिखो। दिखाना कॉपी है, दिखाया है मैंने पहले। क्या साथ में? हाँ, the electric field and magnetic field, the electric field and magnetic field and the wave propagation, the electric field, magnetic field and the wave propagation is mutually perpendicular, to each other. The electric field, magnetic field and the wave propagation are mutually perpendicular to each other. यानी 90 डिग्री पे होते हैं तीनों। क्लियर? 8 लिखो, EM waves are transverse in nature. EM waves are transverse in nature. तुमने पढ़ा है मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल जिसको जरूरत नहीं होती। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है यार, कोई बात नहीं। ट्रांसवर्स इन नेचर कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो क्या वेव आगे जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स। क्लियर है? जैसे लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है कि वेव भी यहाँ जा रही है और साउंड भी आगे जा रही है, एनर्जी भी। इसमें एनर्जी तो यहाँ जा रही है पर ये क्या ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर है? कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। 9th लिखो, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस देयर इज नो फेज डिफरेंस between electric field and magnetic field. There is no phase difference between electric field and magnetic field. कहने का मतलब है, ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है। कितने पे है? 90 पे। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में है तो ये z में है, बट इनके बीच में कोई फेज का अंतर नहीं है। यानी जब ये मिनिमम होगा तो ये भी क्या होगा? मिनिमम। और जब ये मैक्सिमम तब ये भी क्या? आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां से देख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस की एक साइन, कोई फेज का अंतर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा ठीक है, बड़ी है 9-10, आप देख लेना आगे से। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, नई हेडिंग डालें आज की, मिटा दें इसको। अच्छा एक और लिख लो, एक और लिख लो, एक और लिख लो। The intensity of EM wave is given by Poynting vector. The intensity of EM waves, the intensity of EM waves is given by Poynting vector represented by S vector, representing by S vector. The formula of S vector is E cross B by mu naught. The intensity of EM wave is given by Poynting vector and the magnitude of Poynting vector is given by, ये लिख लो, and the magnitude of Poynting vector is given by E cross B by mu naught. और mu naught आपको पता है क्या होता है? Relative permeability. And the direction of Poynting vector is same as that of EM wave. The direction, यहां से लिख दो, and it's in the direction of EM wave. जहां EM wave होगी उसी की डायरेक्शन। देखो ना, E क्रॉस B आ रहा नहीं आ रहा, तो E क्रॉस B से तो इसकी डायरेक्शन मिलती है, ये भी E क्रॉस B और वो भी E क्रॉस B। बता दिया जाए, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, एनर्जी डेंसिटी, हेडिंग डालो, एनर्जी डेंसिटी कॉमा, एनर्जी डेंसिटी कॉमा, टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कॉमा, टोटल एनर्जी डेंसिटी कॉमा, एवरेज डेंसिटी कॉमा, एवरेज डेंसिटी एंड इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, अभी हेडिंग डालेंगे एनर्जी डेंसिटी, किसकी? एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी और मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ी थी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डेंसिटी की बात करूं
तो वैल्यू था हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वाली की बात करूं डेंसिटी की, तो वैल्यू क्या थी? वैल्यू थी हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। कोई शक की बात इसमें नहीं। म्यू नॉट आपको पता है क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। पर ये एनर्जी डेंसिटी थी। क्या ये थी? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे सब कुछ समझाया हुआ उन्होंने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो क्या कर दो? दोनों को प्लस कर दो, यानी टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये आगे टोटल, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाली डेंसिटी। हमको चाहिए था इनका एवरेज। क्या चाहिए था? एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज तो यहाँ तो डायरेक्ट 2 लगा दो, वैसे भी कर सकते हैं, पर थोड़ा और अच्छे से करते हैं। याद करो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वेव का फॉर्म ये होती है, एक्स में जा रही है तो। अच्छा पहली बात, ये माइनस लगा दो तो आपको पता है प्लस में जाएगी, दोनों माइनस हो जाए तो दोनों प्लस हो जाए तो उसमें जाएगी, माइनस में जाएगी। और बी की वैल्यू क्या थी? साइनसोइडल फंक्शन थे, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हम क्या करेंगे? इस बी और इस ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। याद है हमने एवरेज निकालते थे क्या? इसका एवरेज निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी टोटल का एवरेज कैसे निकालेंगे? बिल्कुल हम क्या इसको शॉर्टकट करेंगे। अगर इस ई की वैल्यू यहां डालूं तो आएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से डालूं तो याद आएगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब ई नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर तो ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा याद हो आपको, साइन स्क्वायर एक्स का अगर मैं वो निकालता, मॉड निकालता, तो इसकी एवरेज वैल्यू आती है, सॉरी मॉड क्या, एवरेज निकलता 1/2 आती है। कितनी आती है? 1/2। ये पावर एवरेज में पढ़ा होगा आपने। अगर मैं साइन ओमेगा टी होता, सिर्फ साइन ओमेगा टी, तो 0 आती, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2 आती है। जो पावर का फॉर्मूला निकाला है हमने, आई आर एम एस पी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस पावर फैक्टर, उसमें ये बताया होगा। तो फील करो ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू भी 1/2, मतलब इसके स्क्वायर की वैल्यू 1/2, यानी अगर मैं स्क्वायर लगाऊं, ये भी स्क्वायर, 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 तो वैल्यू क्या बची? वैल्यू बची ई नॉट स्क्वायर बाय 2 और इसकी वैल्यू आई बी नॉट स्क्वायर बाय 2। चुप करके यहां पुट कर दो, यानी ये वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह क्या लिखेंगे? ई नॉट का स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ, इधर क्या लिखेंगे? बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट और साथ में लगा देंगे 2। ये वैल्यू आ गई आपकी। आप सीधे दो तो अगर डिवाइड बाय 2 कर देते तब भी वही वैल्यू आती 1/4, यानी ये कितनी होगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या क्लियर? अच्छा आप क्या कर सकते हैं? ई नॉट को बी नॉट पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता है ई नॉट बाय बी नॉट बाय इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू क्या? 1 बाय सी की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पे इसको बताता हूँ ना, यहाँ से देखो, सी की वैल्यू हमने पढ़ी है, सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन म्यू नॉट डॉट एप्सिलॉन नॉट, यही होती है ना। बट ये, अच्छा सॉरी, ये किस में होती है? वैक्यूम में, जिसको हम 3 × 10⁸ भी बोलते हैं। बट अगर मान लो फॉर मीडियम है, ऐसे ही बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में शायद रह गया, अगर मान लो मीडियम की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा म्यू आर म्यू नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। अगर याद हो तो आपको उसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की। तो वैल्यू देखो सी इज इक्वल टू, अब ये सी नहीं रहा, अगर किसी मीडियम की बात है, अब ये वी बन चुका है, तो वी की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखने 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अलग अलग कर दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? अगर आप ध्यान से देखो तो v इज इक्वल टू ये वैल्यू c, तो c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसी अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट हार्डकोर प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ेंगे हम आगे। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ईएम वेव्स की गति जब वो एयर से मीडियम में आती है कितने गुना कम हो जाती है, वो बताता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो स्पीड थी 3 × 10⁸, किसी मीडियम में आ गई, वहां बच गई 1.5 × 10⁸, तो 2 गुना घट गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 हुआ। कितना हुआ? 2। क्या क्लियर है बात? पक्का? अच्छा सी की वैल्यू हमको पता है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? आगे भी लिखाता हूं मैं आपको। ई नॉट क्या होता है? बी नॉट इंटू सी, वैल्यू पुट कर देंगे,
ये वाली भी आप याद रख सकते हो। अगर मैं आपको सी डायरेक्ट बताऊं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो छोड़ो इतना बड़ा है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p इज इक्वल टू 1/√ऑफ बेटा म्यू आर म्यू ऑन या म्यू एम, तो ये एप्सिलॉन एम मल्टीप्लाई में ये वैल्यू भी आ। तो क्लियर है, सब बातें याद रखना। मिटा दो। हाँ पहले ई नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर आया, वो निकाला, फिर उसमें दो वैल्यूज ही पुट की हैं यार, और कुछ नहीं किया। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, तुम बोल रही हो मेरे को आवाज आनी चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है अब। ठीक है, हेडिंग में लगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहाँ कराई यार, यहाँ पे देख, मान लो ये मैंने एक इमेजिनरी कुछ चीज ले ली, ठीक है, इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया मैंने, एल लेंथ का, कितना लेंथ का, एल, आवाज आनी चाहिए यार मेरे को, मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने का। एल लेंथ का, इसका एरिया कितना, ए, कितना एरिया, ए। अरे जब मैं बोलता हूँ ना, तुम भी बोलते हो, तो मुझे लगता है कि तुम सीख रहे हो, तुम बोलते नहीं हो ना, तो मुझे लगता ही नहीं है तुम्हें कुछ आ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कम मेहनत करता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए? तो फिर तुम क्यों कम मेहनत करते हो पढ़ने के लिए? मतलब कोई सेंस है इस बात की? अगर तुम कुछ सीख रहे नहीं हो ना, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपना तो कर रहे ही कर रहे हो, तुम मेरा भी कर रहे हो, तो सीखा करो कुछ। ठीक है, एल लेंथ, एरिया कितना इसका, ए, कितना एरिया, ए। मान लो यहाँ पे बीम आई ईएम वेव्स की, तो ईएम वेव्स की स्पीड कितनी है, मान लो वैक्यूम है, स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻8। मतलब यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब इंटेंसिटी क्या होती है, सुनना ध्यान से। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने 100 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर एरिया पर यूनिट टाइम, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी गिरी कितने टाइम के लिए, दैट इज इंटेंसिटी। या हम इसको ऐसे बोलते हैं पावर अपॉन एरिया, क्या बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। अच्छा, बट हमको एनर्जी नहीं पता, हमको क्या पता है, एनर्जी डेंसिटी, क्या पता है। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, क्या होती है, हाँ यही होती है। अब ध्यान से सुनो, अभी अभी हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था, ई में या बी में, किसी में बताओ, क्या ऐसा था, ई नॉट, ऐसा था नहीं था, पर ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ये ऐसे। अगर वॉल्यूम यहाँ जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाए, तो अब ये एनर्जी बची या एनर्जी डेंसिटी बची, एनर्जी बची, क्या बची अब ये, इसको यहाँ पे पुट कर दो, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ, अरे हाँ ना बोल, डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा, इधर बचा एरिया इंटू टाइम, क्या एरिया से एरिया कटा, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या, स्पीड, स्पीड की वैल्यू क्या सी। तो तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तुम्हें आया बेटा, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल निकलेंगे तभी सिखा रहा हूं। अच्छा, अगर इसी इंटेंसिटी को, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा है, किसमें, अगर मैग्नेटिक फील्ड में लिखूं तो सेम डेरिवेशन आप उसके लिए भी कर सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्लियर होगी बात, जल्दी उतारें। ठीक है, मिटा दो इसको, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालेंगे ईएम वेव स्पेक्ट्रम, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, ईएम वेव स्पेक्ट्रम। बनाते जाओ मेरे साथ साथ। क्यों यार, हरनूर तेरी आवाज आ रही है मुझे, मैं बता रहा हूँ तेरे को।
अच्छा, अब सुन लो, पहले सुन लो यहाँ पे। देखो आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अब सुनो मेरी बात, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्या उसकी एनर्जी भी ज्यादा? अरे हाँ ना बोल। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी। बट आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। पढ़ा नहीं पढ़ा है? यानी ये कांस्टेंट है, तो क्या लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उसका लैम्डा क्या होगा? कम होगा। अब सुनो, जब आप रेडियो से गामा की तरफ जाओगे, जब आप इस तरफ जा रहे हो, कहां से? रेडियो से गामा, तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती है, तो वेवलेंथ क्या होती है? घटती है। ये बात याद रखना। पहली बात यहां पे सुन लो, ये 10⁻6 हर्ट्ज, 9 हर्ट्ज, 11 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज, 20, ये प्योर एक्सपर्ट मतलब अप्रोक्सीमेट डाटा है। कौन सा डाटा है? 100% ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू होती है 5 से लेकर 9, फिर इसकी 9 से 11, फिर ये 11 से 12, 14, फिर 14 से 15, फिर 15 से कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। बट ये आपको लर्न करने वाली बात है। कैसी बात है? सारी लर्न करने वाली, थोड़ी बहुत ही आप सुन लो कैसे इनका यूज आता है, यूज पूछा जाता है, बट बेसिकली लर्न ही करना है आपने। रेडियो वेव्स क्या हमारे मोबाइल में यूज होता है? अरे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, मोबाइल, टीवी, रेडियो सब किससे चलते हैं? रेडियो वेव से। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती हैं? मिलिट्री पर्पज, जैसे सुनार, रडार सुना है आपने? अरे रडार जो हमारे कुछ आ जाए, सुनार पानी में कोई आ जाए, तो रडार सुनार वगैरह इसी पे चलता है। क्लियर है बात? ये माइक्रोवेव कौन सी है? माइक्रोवेव। ओवन सुना है? ओवन, माइक्रोवेव ओवन, वो भी इसी पे काम करता है। इंफ्रा, बेटा इंफ्रारेड रेस क्या होता है? ट्रीटमेंट के लिए पता नहीं होता होगा, ये बहुत सारी जगह आप इंफ्रारेड जो मेन काम है, ये हीट वेव्स होती है। क्या होती है? हीट वेव्स। तो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? प्रोटेक्ट। अरे ब्लैंकेट की तरह यूज करती हैं। किसकी तरह? कहने का मतलब है कि अगर ये नहीं होंगी ना, तो हमारा जो सराउंडिंग है ना, एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और हम मर जाएंगे। आया था? कोई बात नहीं, मैंने बता दिया अब आपको, बहुत सारे होते हैं। विजिबल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमको दिखता है, और ये हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। किसमें? नेक्स्ट चैप्टर में। बेसिकली सही सही बताओ ना मैं तो, अच्छी जगह पे देखा जाए ना तो ये पहले पढ़ाते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स ये पता कब पढ़ाते हैं आपको? आपने 11th में एसएचएम पढ़ा था, ऑसिलेशन, फिर वेव्स, फिर उसी के साथ पढ़ाया जाता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो 10th का पार्ट है ना यार, जो 10th में पढ़ा है वो कनेक्ट है ना, तो उसी के बाद अच्छे से पढ़ाया जाता है। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स समझना ना, तो 11th वाले 2 चैप्टर तैयार रखो अपने एसएचएम। मैं नहीं बोलता टॉप लेवल के, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वेव की क्वेश्चन क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ये वो फलाना ढिमकाना सब आना चाहिए तुम्हें। उसके बाद यूवी क्या आती है? यूवी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है। किसके लिए? यार आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस लगा होता है ना हमारे घर में, आरओ वगैरह, उसके पीछे भी लिखा होता है देखना, यूवी। नोट चेकिंग के लिए। किसके लिए? नोट चेकिंग। और भी काम होते हैं इसके। एक्सरे, एक्सरे मेडिकल, किसके लिए? मेडिकल के लिए। ठीक है। गामा बेटा ये आपको पता है ट्यूमर ठीक करता है। क्या करता है? ट्यूमर ठीक करता है। और आपको सही बताऊंगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी ये काम आता है। न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है पढ़ेंगे हम आगे, रेडियो एक्टिविटी वगैरह ये सब। क्या फील आया पक्का? गामा रे निकलेगी वहां से। तो ये सब सेक्टर में तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये कैसे आ गई, कैसे बन गई। क्लियर है बात? और यूज आने चाहिए इसको थोड़े बहुत ही। मतलब क्वेश्चन क्या आएंगे सुनना ध्यान से। मान लो उसने आपको वेवलेंथ दे दी, क्या दे दी? सुनना ध्यान से। वेवलेंथ दे दी 10⁻10 मीटर, और एक वेवलेंथ दे दी 10⁻−2 मीटर। पूछा गया इसमें से गामा की कौन सी है और रेडियो की कौन सी है। अब फील करो, गामा की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, तो ये वाली किसकी होगी? गामा की। तो ये वाली किसकी होगी? रेडियो की। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंपैरिजन में। इसका मतलब आपको ये स्पेक्ट्रम, हाँ बेटा वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ सॉरी कम होगी इसकी, ये 10⁻² इसकी होगी, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, और इसकी ज्यादा होगी। से बोला इसकी वेवलेंथ कैसी है? फील आ गया पक्का? अरे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो आती है ना तुम्हें, या वो सिखा दूं अब? ये क्या होता है वेवलेंथ? जी इंटू टी। अरे हाँ ना, टी टाइम में स्पीड कितनी चल गई, दैट इज मतलब टी टाइम में कितना ये चल चुकी है स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट से कितनी चली टी के लिए, तो लैम्डा आएगा डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है। क्या फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड सोर्स पे करती है। किस पे करती है? सोर्स। वहां पर वेलोसिटी करती है, लैम्डा करता है। तो ये सब आपको आना चाहिए रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर दो अभी से। सब आपको मिरर वगैरह आने चाहिए, प्लेन मिरर, ये मिरर, वो मिरर, पढ़े हैं ना सब कुछ, सब आना चाहिए आपको। ये खत्म होता है यहाँ पे पार्ट ईएम वेव्स का। ईएम वेव्स खत्म हो जाता है चैप्टर। बेसिकली 4 इक्वेशन थी मैक्सवेल की, डिस्प्लेसमेंट करंट बताना था, और एक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। ये तो
कराई है ना कल, आईडी की वैल्यू निकाली थी एप्सिलॉन नॉट डी पाई बाय dt, वही तो है। अभी कुछ नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन, बस खत्म, खत्म हो गया चैप्टर बेटा, ये इतना सही था यार, मिटा दें इसको। अच्छा इसके और भी यूज पढ़ लेना, ठीक है, पेपर में आते हैं इसके यूज, फ्रीक्वेंसी वगैरह। अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो, क्या मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, सी तो पता है आपको, क्या लैम्डा भी निकाल सकते हो उनका? अरे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? अबे इस फॉर्मूले से एफ पता हो, सी तो पता ही है, क्या लैम्डा निकल जाएगा? अरे हाँ या ना? क्या नैनोमीटर में होगा या एंगस्ट्रॉम में होगा? तो अगर मैं सही बताऊं तो इसकी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में 7600 एंगस्ट्रॉम, कितनी? 7600 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू होती है 3600 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। या इसको ऐसे बोला गया 760 नैनोमीटर। तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, छोड़ो, तुम दो का लाएगी नहीं, यहाँ पे देखो, मिटा दूं ये? सुना उसने क्या बोला, सुनना, उसने एक ईएम वेव दे दी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के या उसके मैग्नेटिक फील्ड के हमको इक्वेशन दे दी, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 10t माइनस 40x। फाइंड, सुनते जाना, फाइंड फर्स्ट पार्ट B नॉट E नॉट 3, फाइंड E और फाइंड K, फाइंड ओमेगा, फाइंड F। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, ऐसे ही आता है, 11 से जुड़ा हुआ पूरा, क्लियर? आजा देखते। पहला बोला उसने बी नॉट, अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन क्या थी, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर ध्यान से देखो, ये क्या अपना बी नॉट, ये क्या बेटा ओमेगा, और ये क्या अपना के। अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब आधे आंसर तो बी नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7, और साथ में दिए टकला मतलब टेस्ला, ठीक है। और ध्यान से देखो के की वैल्यू कितनी है 40, कितनी? ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू क्या होगी 10 बाई 2 पाई, क्या सीधे लिख सकते हैं 5 एफ पाई। अरे हाँ ना बोल, तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास बिल्कुल। अच्छा एक और चीज ले लो, लैम्डा, क्या ले लो, लैम्डा। अगर आप के की वैल्यू ध्यान रखो ना, इस के की वैल्यू अगर थोड़ा सा भी याद हो तो इस के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। अरे वेब में पढ़ा है हमने ये सब, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। तो के की वैल्यू क्या 40, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बटे 40, तो वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 20, कितनी आ गई पाई बाय 20। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। उसके बाद ई और ई नॉट निकालना है तुम्हें, सुनो ध्यान से, क्या बी नॉट पता है? तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट को सी से मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी से, तो सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8, तो 6 और यहाँ पे बचा 8 माइनस 7 क्या बन, तो 60, कितना आई 60। तो ई की वैल्यू लिखना कौन से आसान है, यहाँ लिखेंगे 60 साइन, मुझे एक बात तो क्या फेस सेम होता है अलग अलग होता है, सेम होता है, तो सेम लिख 10t माइनस 40x, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे हाँ ना बोल, बस यही क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो गया? तो कल आप सब पढ़ के आना, अपने मिरर वगैरह पढ़ के आना, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ के आना, सब कुछ मिरर वगैरह।